हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट नोटबुक। और आज हम रिवीजन ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड के सेकंड पार्ट पे आ चुके हैं, पार्ट बी पे। ऑलरेडी हमने इसके 80% रिवीजन कर लिए हैं और आज हम कुछ टॉपिक्स जो रिमेनिंग है उसको रिवाइज करेंगे, राइट। सो अभी तक आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको ये बताया था, कोऑपरेटिव टीचिंग दैट इज़ को टीचिंग, ये एक टीचिंग फीचर है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर दो टीचर होते हैं एक ही क्लासरूम में और दोनों मिलकर एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके, कोऑर्डिनेट करके टीचिंग करते हैं। अब यहाँ पर कुछ इस तरीके से होता है। इन जनरल फॉर्म अगर बात करें तो दो टीचर में से एक स्पेशल एजुकेटर होता है, या फिर आप कह सकते हैं एक्सपीरियंस्ड हो सकता है, सीनियर हो सकता है, और एक होता है कोलैबोरेटर टीचर होता है जो कि कोलैबोरेट करता है उस स्पेशल एजुकेटर के साथ, ताकि वो भी उस एजुकेटर की तरफ पढ़ा सके, कुछ नई चीज़ें सीख सके, और दोनों मिलकर क्लास को हैंडल करते हैं, राइट। अब यहाँ पर हमने डिस्कस करना था कि कोऑपरेटिव टीचिंग दैट इज़ को टीचिंग, इसके अंदर कितने अप्रोचेस होते हैं। अब मैंने आपको इन जनरल अप्रोच बताया, एक स्पेशल एजुकेटर हो सकता है, एक कोलैबोरेट कर सकता है। उसी तरीके से और क्या क्या अप्रोचेस हैं व्हेन एवर कोऑपरेटिव टीचिंग अकर्स। तो पहला अप्रोच है वन टीच वन ऑब्जर्व अप्रोच, सेकेंड है वन टीच वन असिस्ट अप्रोच, थर्ड है पैरेलल टीचिंग, फोर्थ है स्टेशन टीचिंग, फिफ्थ है अल्टरनेटिव टीचिंग एंड सिक्स्थ है टीम टीचिंग। इसको वन बाय वन इंडिविजुअली समझते हैं क्या होता है। नाम से आपको पता ही चल रहा होगा, वन टीच वन ऑब्जर्व, मतलब एक दो एजुकेटर है, उनमें से एक जो है वो टीच करेगा और दूसरा उनकी टीचिंग को ऑब्जर्व करेगा, एनालाइज करेगा, राइट। वन एजुकेटर टीचेस इन द क्लासरूम while the other sits back and observes the students, drawing specific observations, analyzing their behavior, right। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बात कर लो आप यहाँ पर कि ये रहा आपके क्लासरूम, राइट। क्लासरूम में दो टीचर हैं, ये रहे एक टीचर और दूसरे टीचर क्या है वो पीछे बैठे हैं। अब ये वाले जो टीचर है वो ऑब्जर्व कर रहे हैं और ये वाले टीचर टीच कर रहे हैं। अब ये कैसा पढ़ा रहे हैं और इनके पढ़ाने का इन बच्चों पे कैसे इम्पैक्ट आ रहा है, ये बच्चे कैसे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो कुछ ऑब्जर्वेशंस राइट डाउन करते हैं एट द बैक ऑफ द बेंच बैठकर, राइट। दिस इज व्हाट वन टीच वन ऑब्जर्व अप्रोच। सेकेंड है वन टीच एंड वन असिस्ट, मतलब एक टीच कर रहा और दूसरा उनको असिस्ट कर रहा है। दैट मीन्स कि वन पर्सन टीचेस while the other helps those who need assistance, ठीक है। एक टीचर पढ़ा रहा है और दूसरा टीचर क्या कर रहा है, जिनको मदद की ज़रूरत है उनको मदद प्रोवाइड कर रहा है, राइट। देन दिस इज यूज्ड स्पेसिफिकली when one of the educator has specific expertise in that content or to help gifted learners, ठीक है। मतलब अब ये कब किया जाता है, एक पढ़ा रहा है दूसरा हेल्प प्रोवाइड कर रहा है, असिस्टेंट प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो ये तब होता है जब उनमें से कोई एक जो है एक्सपर्ट है किसी पर्टिकुलर चीज़ में और वो एक्सपर्टाइज वो और बाकी के साथ शेयर कर रहे हैं। नाउ व्हाट इज़ पैरेलल टीचिंग। पैरेलल का मतलब ही होता है बराबर, राइट। दिस इज पैरेलल, मैथ्स में पढ़ा होगा आपने, ठीक है। टू लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर व्हेन दे आर इक्वल, राइट। दे आर अरेंज्ड इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, राइट, इन अ इक्वल वे। तो वही सेम चीज़ है यहाँ पर। क्या होता है, द क्लास इज डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। लाइक मान लो कि एक क्लासरूम है, ठीक है, ड्रॉ करके समझोगे तो ज़्यादा बेहतर समझोगे। ये एक क्लासरूम है, इसमें टोटल 40 स्टूडेंट्स हैं। हमने क्या किया, इसको कर दिया डिवाइड, ये हो गया 20, ये हो गया 20, राइट। एंड ईच एजुकेटर हैंडल्स वन ग्रुप। एजुकेटर 1 इसको देख रहा है, एजुकेटर 2 इसको, राइट। टीचिंग द सेम कंटेंट टू बोथ ग्रुप्स। लाइक मान लो दोनों के दोनों ही मैथ्स पढ़ा रहे हैं। एजुकेटर 1 भी उन 20 स्टूडेंट्स को मैथ्स पढ़ा रहा है, एजुकेटर 2 भी उन 20 स्टूडेंट्स को मैथ्स पढ़ा रहा है, जो कि इक्वली हाफ ऑफ डिवाइड हुए हैं क्लास। अब इसमें होता क्या है, इसका यूज़ हम तब करते हैं इस अप्रोच का जब व्हेन अ लोअर एडल्ट स्टूडेंट रेशियो इज प्रेफर्ड, ठीक है। इट मे ऑल्सो बी यूज टू एनकरेज स्टूडेंट डिस्कशन। इससे क्या होगा, स्टूडेंट के बीच में डिस्कशन एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, वो आगे बढ़े, उस चीज़ को इनकरेज करे बच्चे कि हाँ हमें डिस्कशन करना चाहिए। तो इसमें काफ़ी हेल्पफुल होता है, राइट। देन स्टेशन टीचिंग क्या होती है, इसमें क्या होता है, द एडुकेटर्स डिवाइड द कंटेंट बिटवीन देमसेल्व्स।
लाइक मैथ्स में टोटल जस्ट इमेजिन 10 यूनिट्स है, ठीक है। एडुकेटर 1 ने कहा मैं 10 पढ़ाऊँगा, एडुकेटर 2 ने कहा मैं 10 पढ़ाऊँगा, मैं 5 पढ़ाऊँगा और मैं 5 पढ़ाऊँगा, डिसाइड कर लिया है, ठीक है। एंड स्टूडेंट्स सिट विद वन एडुकेटर बिफोर मूविंग टू द अदर, राइट। अब इसमें क्या हुआ, जो एजुकेटर है वो कंटेंट को डिवाइड करता है एक दूसरे में, एंड स्टूडेंट सिट विद वन एजुकेटर बिफोर मूविंग टू द अदर, मतलब E1 के साथ बैठा वो स्टूडेंट, उसके बाद E2 के साथ बैठेगा। अ थर्ड स्टेशन में बी फॉर्म्ड वेयर द स्टूडेंट कैन वर्क इंडिपेंडेंटली, ठीक है। मतलब पहले उसने एडुकेटर 1 से सीखा, देन फिर वो एडुकेटर 2 के पास आया और उसके बाद फिर वो खुद से पढ़ने लगा। दिस इज कॉल्ड स्टेशन, मतलब यहाँ पे एडुकेटर के दो स्टेशन है, 2 एडुकेटर है 2 स्टेशन है, दोनों अलग अलग उन्होंने अपना सिलेबस डिवाइड कर लिया है। होते स्कूल्स में भी ऐसा होता था। अब जैसे 6, 7, 8 क्लास में हिस्ट्री, सिविक्स और ज्योग्राफी, ये तीनों के तीनों एक ही बुक में आ जाते थे, बट तीनों के टीचर्स अलग अलग होते थे, उन्होंने अपना सिलेबस डिवाइड कर दिया था। सो दिस इज व्हाट स्टेशन टीचिंग। देन अल्टरनेटिव टीचिंग क्या, नाम से ही पता चल रहा है, स्टूडेंट्स हु नीड extra attention, right, are put into a smaller group that is handled by one of the teachers separately while the other works with the bigger group. क्लासरूम में ऐसा तो होता ही, मैंने आपको बताया। मान लेते हैं 30 स्टूडेंट का एक क्लासरूम है। अब इसमें से 10 स्टूडेंट्स जो हैं वो एक्सीलेंट है और 10 स्टूडेंट्स जो हैं एवरेज हैं, मतलब ठीक है, परसेंटेज ठीक ठाक आता है, और 10 स्टूडेंट का बहुत ही बेड़ा गर्क है, मतलब बैड है टीचिंग में। तो इसमें क्या हुआ, ये दोनों तो ठीक है पास हो जा रहे हैं, मतलब ठीक ठाक मार्क्स आ रहे हैं, और एक तो बहुत अच्छा मार्क्स ला रहे हैं ग्रुप। तो ये हो गया बिगर ग्रुप 20 का, और ये हो गया स्मॉलर ग्रुप। तो इसमें क्या होगा, अल्टरनेटिव टीचिंग में जो जिनका बुरा हाल है पढ़ाई में, ठीक है, उनको एक्स्ट्रा अटेंशन दी जाती है, ये स्मॉलर ग्रुप हो गया। और इसको और भी दूसरे एडुकेटर के द्वारा भी, दूसरे टीचर्स के द्वारा भी हैंडल किया जाता है एक्स्ट्रा अटेंशन के लिए, है ना। और बिगर ग्रुप को दूसरे टीचर्स देखते हैं, राइट। दिस इज कॉल्ड अल्टरनेट टीचिंग। एंड व्हाट इज टीम टीचिंग, ये तो नाम से पता चल रहा होगा, यहाँ पर दोनों के दोनों ही एजुकेटर या फिर 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, एक साथ काम करते हैं, एक ही कंटेंट पे काम करते हैं, कोई डिवीजन नहीं होता है, राइट। फिलिंग इन ईच अदर्स गैप्स, ताकि वो एक दूसरे की जो भी कमियां उसको भी पूरी कर सके, किसी को कुछ आता है किसी को कुछ आता है, दैट इज़ वाई हम इसको कहते हैं टीम टीचिंग, राइट। एंड दिस अप्रोच इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स बट कैन बी सेटिस्फाइंग टू बोथ द एजुकेटर्स। हाँ भी समटाइम्स कॉम्प्लेक्स हो जाता है। अब मान लो दोनों एजुकेटर की खुद में नहीं बनती, तब तो प्रॉब्लम आएगी ना एक दूसरे के साथ मैनेज करने में, तो इसलिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। बट हाँ, अगर वो कंटिन्यूएशन में रहा तो बिल्कुल सेटिस्फाइंग भी है। देन टीचिंग एड्स क्या होते हैं। टीचिंग एड्स का मतलब होता है कि क्लासरूम में कुछ एक्स्ट्रा इंस्ट्रूमेंट्स को रखना, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जो कि टीचिंग को इफ़ेक्टिव बनाए। इफ़ेक्टिव बनाने से क्या होगा, बच्चों का इंटरेस्ट जागेगा, स्टूडेंट्स अटेंशन अपना बढ़ा सकेंगे, जो चीज़ें उनको डिफ़िकल्ट लगती है समझने में वो आसान लगेंगी और काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगी, उनका इंटरेक्शन बढ़ेगा। सो दिस इज़ व्हाट टीचिंग एड्स, ठीक है, जो कि क्लासरूम में टीचर्स के द्वारा यूज़ किया जाता है ताकि टीचिंग इफ़ेक्टिव हो जाए, ईजी हो जाए और स्टूडेंट हर एक कॉन्सेप्ट को ईजिली समझ पाए। अब जो एड्स होते हैं, टीचिंग एड्स आर ऑफ 3 टाइप्स, ऑडियो एड्स, वीडियो एड्स, ऑडियो वीडियो एड्स, ठीक है। नाम से पता चल रहा होगा, ऑडियो मतलब जहाँ पर सिर्फ सुनने का काम होता है, यूजेज ऑफ द सेंस ऑफ हियरिंग, एग्जाम्पल रेडियो का यूज़ किया जा सकता है, टेप रिकॉर्डर्स, लैंग्वेज लेबोरेटरीज एक्सेट्रा। वीडियो एड्स क्या हो गए, तो वीडियो से पता चल रहा है सेंस ऑफ विजुअल ओनली, चॉक बोर्ड्स हो सकता है, वहाँ पर वो डायग्राम बना कर बता सकते हैं, सॉफ्ट बोर्ड्स हो सकते हैं, मैप्स हो सकती हैं, पिक्चर्स, फ्लैश कार्ड्स, चार्ट्स एक्सेट्रा। ऑडियो वीडियो मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन, जहाँ पर आप सुन भी सकते हैं एट द सेम टाइम आप देख भी सकते हैं, लाइक टेलीविज़न, फिल्म्स, कंप्यूटर्स, फिल्म स्ट्रिप्स, ये सारी चीज़ें क्या है, हेल्प कराती है स्टूडेंट को सुन के और देख कर समझने में, चीज़ों को इंटरेक्ट करने में। बट ये तीनों बेसिकली जनरल वे में हम टीचिंग एड्स को डिवाइड करते हैं, बट कुछ एक्स्ट्रा टीचिंग एड्स भी होती है, उनको एक बार हम देख लेते हैं। जैसे मैंने आपको वहाँ पर चार्ट के बारे में बताया था, चार्ट का यूज़ हम करते हैं, है ना।
ये क्या बताता है, बहुत सारे डायग्राम एक साथ कनेक्टेड है, कुछ फैक्ट डिस्कवर करें, टेबल, ग्राफ्स, ये आउटलाइंस होता है उसके अंदर, कुछ चीज़ों की वर्ड डेफिनेशंस होते हैं, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। लाइक 6, 7, 8 की क्लास की बात करूँ तो साइंस में बोन्स के बारे में, कि बॉडी पार्ट्स, फ्लावर के पार्ट्स, राइट, प्लांट्स के पार्ट्स, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। तो अगर वो चीज़ें आपके सिलेबस में, वही आपके क्लासरूम में बड़े बड़े चार्ट के फॉर्म में लगे हुए हैं, तो क्या होगा, बार बार आपका नज़र जाएगा, आप इंटरेक्ट करोगे। ठीक है, मैं छोटे छोटे एग्जाम्पल देके बता रही हूँ ताकि आप चीज़ों को समझ सकें। देन फ्लैश कार्ड्स, ये एक तरीके की सेट ऑफ कार्ड्स होते हैं, बहुत सारा कार्ड होता है उसके अंदर, उसके ऊपर नंबर या फिर लेटर या फिर पिक्चर या फिर वर्ड बना हुआ होता है। ठीक है, आर यूज्ड फॉर फैक्ट्स एंड एनहेंस मेमोरी। इससे ये गेम में पढ़ाई होने वाली बात है, मेमोरी बहुत अच्छी होती है इससे। फ्लिप चार्ट्स क्या होते हैं, तो ये भी बहुत यूज़फुल होता है जब बहुत बड़े बड़े एक ग्रुप है जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, एट दैट टाइम फ्लिप चार्ट्स बहुत हेल्प करते हैं, राइट। और जब हम टीच करते हैं इस तरीके के लेसन्स में, तो हर एक स्टेजेस, कैसे कैसे क्या क्या प्रोसेस हो रहा है, वो सब कुछ इसके अंदर दिखाया जाता है। देन उसके बाद है आपका मैप्स। मैप्स तो आप लोग जानते ही हैं, ये हम जनरली ज्योग्राफी वगैरह में यूज़ करते हैं। सोशल स्टडीज़ है, वहाँ पर कौन सा स्टेट कितने एरिया में है, या फिर कहाँ पर रिवर्स ज़्यादा हैं, गंगा कौन कौन से जगह पे है, कौन कौन से स्टेट से होकर गुजरती है, तो ऑल दोज थिंग्स आपको मैप से आइडिया लग जाता है। देन व्हाट अबाउट न्यूज़पेपर, तो अगेन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप डिफरेंट प्लेसेस के बारे में पढ़ सकते हैं, अभी किस किस प्लेस में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या नई चीज़ निकल कर आई है, क्या एक्स्ट्रा है, सब कुछ कल्चर्स में क्या चल रहा है। ग्रामर की पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट इवेंट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभी अब करंट अफेयर्स कह सकते हैं कि इस देश में क्या हो रहा है, क्या नई चीज़ निकल कर आई, क्या टेक्नोलॉजी है, ऑल दोज थिंग्स। देन ग्राफ्स का हम यूज़ कर, ये किसी भी सब्जेक्ट में हम यूज़ कर सकते हैं इसका। यहाँ पर सोशल स्टडीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ग्राफ आपको हेल्प कराती है पॉपुलेशन ग्रोथ को जानने में, नंबर्स, रेशियोज़, ये सारी चीज़ें। अब आप लोग डेटा इंटरप्रिटेशन तो पढ़ते ही होंगे, डीआई में आपको ग्राफ्स मिलती हैं, टेबल्स मिलते हैं, वो सारे क्या है, डेटा का कलेक्शन है कि सर्वे के टर्म्स में क्या चीज़ें कब हुई, कितना हुआ, कितना बढ़ा, ये सारी चीज़ें आपको ग्राफ से पता लगती है। नो व्हाट अबाउट सर्वेज, तो सर्वे का मतलब सिंपल है फीडबैक। ठीक है, कैन बी यूज्ड बाय द टीचर टू गेन फीडबैक, मतलब अब फीडबैक या तो स्टूडेंट डायरेक्टली टीचर को देता है कि भाई मुझे ये चीज़ समझ में आ गई, या फिर टीचर इनडायरेक्ट वे में लेता है क्वेश्चंस पूछ के, अगर आंसर्स आ रहे हैं दैट मीन्स कि स्टूडेंट्स अटेंटिव थे क्लास में। सो दिस इज़ व्हाट सर्वे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, इनका भी हम यूज़ कर सकते हैं एज अ टीचिंग एड, जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है, प्रीवियस में जैसे आपका ऑडियो एड्स था, वीडियो एड्स था, दोनों को कॉम्बो था, है ना। तो रेडियो, टीवी, टेप रिकॉर्डर या हार्डवेयर के हो गए, सॉफ्टवेयर के अंदर बोर्ड, कार्टून्स, मॉडल्स, ये सारी चीज़ें हो गई। अभी देखो इतने देर तक हम लोग क्या है ना टीचर के बारे में पढ़े थे, टीचर को कैसा होना चाहिए, टीचर को क्या करना चाहिए, टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। बट क्योंकि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, ठीक है, जहाँ पर टीचिंग भी इम्पॉर्टेंट है, लर्निंग भी इम्पॉर्टेंट है, टीचर भी इम्पॉर्टेंट है, सो लर्नर भी इम्पॉर्टेंट होगा, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी इम्पॉर्टेंट होगी। तो एक लर्नर के अंदर, जो एक आइडल लर्नर होगा, उसके अंदर क्या क्या खूबियाँ होनी चाहिए, तो टोटल 8 पॉइंट्स में आपके सामने यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ। बहुत शॉर्ट में है और आपको याद भी नहीं करनी पड़ेगी, आराम से आपको याद रहेगा क्योंकि बहुत ईजी लैंग्वेज में है। जो लर्नर होना चाहिए ना, लर्नर कहो, स्टूडेंट कहो, जो सीखने आता है, ठीक है, वो हमेशा रेडी होना चाहिए। उसके अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए रेडीनेस की। रेडीनेस मतलब जब भी आपको कोई टीचर पढ़ाना चाहे आपको रेडी होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे लाइक मान लो कि आपके लिए कई सारे लाइव क्लासेस होते हैं, ठीक है, आपसे कहा कि 7 PM पे क्लास है, अगर आप अटेंड कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, आप पॉसिबिलिटी है बिल्कुल अटेंड करने की, कोई काम अगर आप इधर उधर कर सकते हो तो कर सकते हो। आपको ये दिख रहा है कि नहीं भाई मेरा टीचर मुझे पढ़ाने आ रहा है 7 PM पे, मुझे रेडी रहना है, उस टाइम पे मुझे फ्री करना है खुद को, दैट इज़ रेडीनेस। और वो रेडीनेस क्या होता है, आप पढ़ने के लिए तभी तैयार होगे जब आप मोटिवेटेड होगी, हाँ भाई ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है और जो पढ़ा रहा है वो भी इम्पॉर्टेंट है, राइट, आपका इंटरेस्ट है उस टॉपिक में और आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा क्यूरोसिटी है, मतलब बहुत ज़्यादा जागरूकता है उस चीज़ को लेकर कि हाँ ये कैसा होता होगा, इसके बारे में और जानने का मन करेगा। ठीक है,
तो ये रेडीनेस अगर आपके अंदर है तो ये तीनों चीज़ें ऑटोमेटिकली आपके अंदर इम्प्लीमेंट होगी, तो वो होना ही चाहिए लर्नर की तरह। देन एक्सरसाइज, अब टीचर ने पढ़ा दिया, आप तो रेडी हो, टीचर से हमने पढ़ लिया, बट आपने खुद से प्रैक्टिस नहीं की, जो भी आपने उस टीचर से पढ़ा, तो उस पढ़ाई का कोई मतलब नहीं रह जाए, क्योंकि उसमें से आपको सिर्फ 20% याद रहने वाला है, और वो 60% कब आपके माइंड में रिजॉल्व, बिल्कुल पूरी तरीके से डिज़ोल्व हो जाएगा, आप नहीं समझ पाओगे। देन इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्टिविटीज़ एसोसिएट विद प्लेजर आर प्रेफर्ड ओवर दोज दैट लेड टू पेन और पनिशमेंट। अब लाइक मान लो कि कई बार ऐसा होता है क्लासरूम वगैरह में कि अब आपने लेट ज्वाइन किया, अगर मैं ऑफलाइन क्लासेस की बात करूँ, तो आपको टीचर पनिश करता है, आप वहीं पर सोचते हो कि अब से आगे से इन सर की क्लास में, इन मैम की क्लास में तो आना ही नहीं है, बल्कि वो बहुत अच्छे पढ़ाते हैं और बहुत ज़रूरी है आपके लिए, बट आपने उस 5-10 मिनट के पनिशमेंट के कारण, उस पेन के कारण आपने कहा कि मैंने तो इनकी क्लास नहीं लेनी। तो वो पनिशमेंट और पेन आपको क्यों दिया जा रहा है? ताकि दोबारा वो मिस्टेक ना करो। दोबारा अगर आप ऐसा करने वाले हो कि नहीं मैं उनकी क्लास बंक कर लूँ, या फिर मैं उनकी क्लास छोड़ देता हूँ, सो लेते हैं, तो इससे भी आप ही का फ़ायदा है। आपको पनिशमेंट याद आएगा उस टाइम पे कि नहीं, अगर मैंने क्लास छोड़ा तो सर ने मुझे फिर से पनिश करना है और फिर से मुझे वो पेन झेलना पड़ेगा। तो आपको उसका इफेक्ट आना चाहिए कि अगली बार वो गलती ना करें। ये नहीं कि आप अगली बार वो क्लास ही अटेंड ना करें, ठीक है। देन एटीट्यूड्स एंड हैबिट्स। अब एक स्टूडेंट, एक लर्नर का कैसा एटीट्यूड होना चाहिए और उसके अंदर कैसी हैबिट्स होनी चाहिए? तो उसका हैबिट ऐसा होना चाहिए, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, अच्छी हो बुरी हो, आपको उसको एज अ पॉजिटिव वे में लेके चलना है। किसी के सामने अगर आप बिहेव कर रहे हो तो इन अ पॉजिटिव वे में बिहेव करना है। ऑटोमेटिकली जो आपके सामने नेगेटिव बिहेव कर रहा है वो भी आपको कहीं ना कहीं पॉजिटिव लगने लगेगा। हाँ, ये थोड़ा सा होने में टाइम लगता है। साथ ही हमेशा एनकरेजिंग होना चाहिए। दूसरों को तो एनकरेज करो ही करो। देखा होगा आपने कि लोग दूसरों को एनकरेज तो आसानी से कर लेते हैं, लेकिन खुद को एनकरेज करना, उत्साहित करना बहुत मुश्किल होता है। बट एक अच्छा लर्नर खुद को हमेशा एनकरेज करता रहता है, कोई बात नहीं, इस बार कम मार्क्स आए, अगली बार अच्छे आ जाएंगे, ये होना चाहिए। एब्सेंस ऑफ एंगर एंड जेलसी। एक लर्नर में कभी भी गुस्सा नहीं होना चाहिए और जलन की भावना नहीं होनी चाहिए। अब क्यों नहीं होनी चाहिए? तो ये एक मैनर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी नहीं होना चाहिए, साथ ही के साथ वो अपना खुद का लॉस कर रहा है एंगर और जेलसी के कारण। ये तो देखा ही होगा कि अगर एक बारी कोई क्लास में फर्स्ट आ गया, बाद में एक बारी क्या, चलो 2-3 बारी आ गया, और कल को कोई और फर्स्ट आ गया, एंगर आ गया, जेलसी आ गई, वहीं वो अपनी एबिलिटीज़ खो रहा है, क्योंकि उसका आधा कंसंट्रेशन तो उस पर गुस्सा करने में, उससे जेलस फील करने में ही चला गया, तो फिर वो आगे क्या पढ़ पाएगा। तो ये दोनों चीज़ें जो है आपकी लर्निंग एबिलिटीज़ को वीक करती चली जाती है, और आप अपना जो फोकस है कहीं ना कहीं इन दोनों चीज़ में डालकर ख़त्म कर रहे होते हो, राइट। स्लो बिगनिंग। अब देखो, कुछ लर्नर्स ऐसे होते हैं ना, उनको ऐसा लगता है कि भाई, अगर मैं ऑनलाइन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं कि एक वीडियो है, अरे काश एक ही वीडियो में सब कुछ ख़त्म हो जाता। मैम आपने बहुत स्लो पढ़ाया है, सर आपने बहुत ही कुछ टॉपिक्स को मिस ही कर दिया है। ऐसा करके वो मतलब आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं, और उनका इंटरेस्ट इसी कारण नहीं बढ़ पाता है। तो आपको स्लो, 1 by 1 स्लो बिगिनिंग करनी चाहिए। अगर आप किसी सब्जेक्ट को स्टार्ट करो, लाइक मान लो वो सब्जेक्ट आपने कभी भी नहीं पढ़ा, तो एट दैट टाइम क्या करना चाहिए आपको? एक छोटा सा टॉपिक उठाओ, उस छोटे से टॉपिक को आप सोचो कि वो टॉपिक है 5 मिनट का, बट आप सोचो नहीं मैंने इसको 15 मिनट देना है, लेकिन अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो स्लो बिगिनिंग करोगे तो ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट बढ़ता चला जाएगा, और उसके बाद धीरे धीरे जो आपको एक टॉपिक को ख़त्म करने में 15 मिनट लग रहा था वो 10 मिनट हो सकता है, 5 मिनट्स हो सकता है। तो ये चीज़ें ध्यान देनी चाहिए। देन कोऑपरेटिव। एक लर्नर को कोऑपरेटिव भी होना चाहिए, किसके साथ? टीचर के साथ, क्योंकि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, अगर टीचर नहीं है तो लर्निंग नहीं हो सकती, टीचिंग नहीं हो सकती, लर्नर नहीं है तो लर्निंग नहीं हो सकती। तो अगर टीचर लाइक मान लो क्लास में आपको टाइम नहीं दे पा रहा है या कुछ टॉपिक्स मिस हो रहे हैं, तो आप कोऑपरेट करो उनके साथ। आप ये मत बोलो कि नहीं आपने तो बोला था आज ही ये टॉपिक आप करवाओगे, भाई उसने आपको पहले से दूसरे जो टॉपिक्स थे उसको इतना डीप में पढ़ाया, तो डीप में पढ़ाने में थोड़ा सा टाइम तो जाएगा, तो वहाँ पर आपको कोऑपरेट करना चाहिए। कोई बात नहीं, मैम ने ये टॉपिक हमें आज इतने सारे टॉपिक्स बड़े बड़े इतने ही देर में कवर कर दिए हैं, कुछ टॉपिक्स छूट जाते हैं, कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में हो जाएगा। तो इस तरीके से कोऑपरेशन होना चाहिए। एंड लास्ट पॉइंट, फॉलो द टीचर।
अगर आप उस टीचर से ज्ञान हासिल करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले तो ये जानना चाहिए कि वो टीचर आपको जो जो रूल्स फॉलो करने के लिए कह रहा है, जो जो चीज़ें आपको कह रहा है करने के लिए, हाँ ज़रूर आप उसके रीजंस के साथ बढ़ो। ऐसा नहीं है कि उन्होंने जो भी कहा वो भी करो, वही करो, लेकिन हाँ जो भी कुछ कह रहे हैं वो उसके रीजंस को समझते हुए अंडरस्टैंड करना चाहिए, तभी आप उनसे नॉलेज ले सकते हो। मतलब टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू रूल्स को फॉलो करो, राइट। नाउ व्हाट आर द 5 इम्पॉर्टेंट स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ टीचिंग। जब भी टीचिंग की जाती है तो कौन से 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होते हैं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी पूछा जा चुका है, इसलिए ये मैंने 5 जो प्रोसेस है, स्टेप्स है, ये मैंने यहाँ पर आपको रखा हुआ है इन शॉर्ट वे। जब टीचिंग स्टार्ट की जाती है, प्रोसेस ऑफ टीचिंग मतलब किसी को पढ़ाना, तो एक टीचर सबसे पहले तो कंटेंट प्रिपेयर करता है, ठीक है। उसके बाद उसको वो प्रेजेंटेबल बनाता है। प्रिपेयर लाइक मान लो मैं ही आज आपको टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा रही हूँ, तो पहले मैं क्या करूँगी, पहले मैं ये सोचूंगी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मेरे को कलेक्ट करना है, मैंने रफली कलेक्ट किया, दिस इज कॉल्ड प्रिपरेशन। देन वो देखने में अच्छा नहीं लग रहा, हो सकता है आपको वो कंफ्यूज करे, आपको चीज़ें क्लियर दिखे, तो मैंने उसको प्रेजेंटेबल बनाया, दिस इज कॉल्ड प्रेजेंटेशन। देन मैंने कंपेयर किया कि कोई टॉपिक छूट तो नहीं गया, या फिर कुछ चीज़ें ज़्यादा तो नहीं हो गई, अप्रोप्रिएट तो है ना, दैट इज़ कंपैरिजन। जनरलाइजेशन, ऐसे कंटेंट को तैयार करना जो सभी को समझ में आए। एंड देन एप्लीकेशन, अप्लाई करना, राइट। तो दीज आर द 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ टीचिंग। व्हाट इज़ इवैल्यूएशन सिस्टम। इवैल्यूएशन का मतलब होता है टेस्ट करना। अभी देखो टीचर क्या करता है, जैसे मैंने आपसे बताया था कि टीचिंग के 3 फेजेस होते हैं, प्री एक्टिव फेज, इंटर एक्टिव फेज एंड पोस्ट एक्टिव फेज, राइट। अब यहाँ पर टीचर ने प्लानिंग की, यहाँ पर टीचर ने आपको प्लानिंग इम्प्लीमेंट करके बताया, मतलब पढ़ाया, राइट। अब यहाँ पर क्या है, टीचर आपका टेस्ट लेगा, फीडबैक लेगा। तो इवैल्यूएशन सिस्टम एक तरीके से फीडबैक का टाइम है, ठीक है। ये कुछ डिवाइसेस होती हैं, राइट। व्हाट एग्जैक्टली अ स्टूडेंट अचीव फ्रॉम द टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंस, मतलब लाइक मान लो कि टीचर, कभी कभी ऐसा होता है ना, एक टॉपिक या फिर एक यूनिट खत्म हुआ, टीचर ने बोला कि आज आपका सरप्राइज टेस्ट है। दैट सरप्राइज टेस्ट इज़ अ पार्ट ऑफ इवैल्यूएशन सिस्टम, कि वो टॉपिक या फिर वो यूनिट जो पढ़ाया गया, आप सभी ने उस टाइम तो कह दिया हाँ हाँ समझ में आ गया, ये सर, ये यस मैम, ये टॉपिक भी समझ में आ गया, बट टीचर को कैसे पता चले कि सच में समझ में आ गया। हो सकता है उस 40 बच्चों में से केवल 10 बच्चों को समझ में आया और बाकी 30 एक्टिंग कर रहे हैं, बट उन 30 के बारे में भी तो उस टीचर को सोचना है, उनको भी तो पास करवाना है, उनको भी तो समझाना है इम्पोर्टेंस। फॉर दैट पर्पस इवैल्यूएशन सिस्टम होता है। जब कोई भी सब्जेक्ट या फिर कोई भी सिलेबस, कोई भी कोर्स, मतलब ये टेस्टिंग का काम करता है जब भी चाहे, ठीक है। जैसे अगर हम बात कर लेते हैं कॉलेजेस की, तो वहाँ पे सेमेस्टर में एग्ज़ाम होते हैं 6 मंथ्स में, तो वो क्या हुआ, इवैल्यूएट किया गया कि 6 महीने में जो सिलेबस था उसमें से स्टूडेंट्स ने कितना समझा। अगर समझा तो एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स से पास होगा, नहीं समझा तो नहीं पास होगा, राइट। देन मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ टीचिंग। अगर हम मॉडर्न कंसेप्ट की बात करें, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि किस तरीके से और पुराने ज़माने में टीचिंग होती थी, क्या क्या कंसेप्ट था वो, बट आजकल के टाइम की बात करें तो क्या क्या चीज़ें यूज़ होती है, क्या क्या कंसेप्ट यूज़ होता है। तो आजकल के टाइम में क्वेश्चनिंग मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, बट क्वेश्चनिंग कौन करेगा। देखो, जब टीचर पढ़ा ले, ठीक है, जब टीचर इंटरैक्टिव मोड क्लियर कर जाए, उसके पोस्ट एक्टिव फेज पे आए, तो वो क्या करे, स्टूडेंट से क्वेश्चन करे। क्यों करे, ताकि इवेलुएट कर पाए कि जो उसने पढ़ाया है क्या स्टूडेंट ने सीखा। देन स्टूडेंट को कोई डाउट हो टॉपिक ख़त्म होने के बाद, तो वो टीचर से क्वेश्चन करे ताकि वो अपने डाउट्स को रिजॉल्व कर सके। सो क्वेश्चनिंग एक मेथड हो गया, कंसेप्ट हो गया। देन डिस्कशन, ये आज के टाइम में बहुत चलता है। डिस्कशन इसलिए ताकि स्टूडेंट्स एक दूसरे के डाउट्स क्लियर कर सके, टीचर वहाँ पे पार्टिसिपेट कर सके, वहाँ पर कई सारे लोग एक दूसरे के थॉट्स एक्सप्रेस कर सकते हैं और समझ सकते हैं, और टीचर वहाँ पर उनको करेक्ट कर सकता है, डायरेक्ट कर सकता है कि क्या चीज़ें सही है और क्या गलत है, राइट। इन्वेस्टिगेशन, एक पर्सन या फिर ग्रुप ऑफ पर्सन, ठीक है, आफ्टर द टीचर प्रेजेंट्स द इंफॉर्मेशन, राइट,
ये सब मिलकर लाइक इन्वेस्टिगेशन आप कह सकते हैं प्रोजेक्ट की तरह। जब होता है ना कभी कभी कि एक यूनिट कंप्लीट किया टीचर ने, उसके बाद कहा कि कौन एक दूसरे घर के पास रहते हैं या एक दूसरे से मिल सकते हैं, वो लोग ग्रुप बन जाओ, और अगर आपके आसपास कोई नहीं रहता आप इंडिविजुअल अकेले भी हो सकते हो, और अपने हिसाब से कोई असाइनमेंट परफॉर्म करना जो टीचर आपको प्रोवाइड करें। इट कैन बी फॉलोड बाय एक्सप्रेसिंग ऑफ थॉट्स ऑफ द स्टूडेंट्स। और ये क्यों होता है, असाइनमेंट्स या फिर प्रोजेक्ट्स क्यों दिए जाते हैं, ताकि वो प्रोजेक्ट ये स्टूडेंट कैसे परफॉर्म करता है, उसके क्या थॉट प्रोसेस है। कभी कभी आपने देखोगे एक ही टॉपिक सबको दिया जाता है, किसी का प्रोजेक्ट बहुत अच्छा बनता है, किसी का प्रोजेक्ट बहुत ऑर्डिनरी होता है, और किसी का प्रोजेक्ट भी नहीं लगता है। तो ये वहाँ पर स्टूडेंट के थॉट्स, एक्सप्रेशंस, उनके पॉइंट ऑफ व्यूज़, उनके अंदर क्या क्रिएटिविटी है, वो सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेट करता है। एंड देन लास्ट वन इज़ योर एक्सप्रेशन। इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़। एक्सप्रेशन अगेन कुछ प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ करना, जैसे मैंने अभी आपको प्रोजेक्ट का एग्जांपल दिया, वैसे कुछ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ होती हैं, तो ये सारी चीज़ें एक्सप्रेशन हुई। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई ज़रूरी है, टीचिंग के अंदर जो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आजकल हमने देखा होगा कि 10th क्लास से होम साइंस जो है वो कंपलसरी हो गया है, सभी को करना है, क्योंकि सबको पढ़ाई भी आनी चाहिए, और जो आपके लाइफ में ज़रूरतमंद चीज़ें हैं, एक्टिविटीज़ हैं, वो भी आपको आनी चाहिए। अब जैसे मैंने आपको बताया कि क्वेश्चनिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है टीचिंग का। अगर मॉडर्न कंसेप्ट में बात करें तो इसके पर्पसेस और क्या हो सकते हैं। तो पहले जैसे मैंने बताया, अगर टीचर क्वेश्चन पूछता है स्टूडेंट से, तो उससे आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट ने सीखा कि नहीं, तो नॉलेज टेस्ट हो जाएगी उस स्टूडेंट की। लोकेट डिफ़िकल्टी, अगर स्टूडेंट टीचर से क्वेश्चन पूछ रहा है दैट मीन्स कि उसको कन्फ्यूजन है और वो अपनी प्रॉब्लम लोकेट कर रहा है। एरोज मोटिवेशन, अगर टीचर्स ने कोई यूनिट सब्जेक्ट को कंप्लीट किया, उसके बाद उन्होंने कहा कि 10 क्वेश्चंस मैं आपके साथ यहाँ पर एज अ क्विज रिप्रेजेंट करने वाला हूँ, देखते कितने लोग पार्टिसिपेट करते हैं, कितने लोग सही आंसर देते हैं। तो इससे क्या होगा, लाइक मान लो कि क्लास में काफ़ी सारे स्टूडेंट आंसर कर रहे हैं, जिन्होंने आंसर किया उसका नाम लेकर आप मोटिवेट कर सकते हैं, तो इससे मोटिवेशन बढ़ती है। और देख सकते हैं जब ऐसा हो तो बच्चे बहुत पार्टिसिपेट करते हैं और नॉलेज तो बढ़ती ही बढ़ती है, राइट। Now what are the levels of teaching? So there are 3 levels of teaching: memory level, understanding level and reflective level. इसको मैं आपको है ना बिना किसी एक्सप्लेनेशन के समझाऊंगी, क्योंकि बहुत आसानी से आप समझ जाओगे। देखो मेमोरी लेवल, मेमोरी मतलब याद करना। जब बच्चा छोटा होता है तो उसको समझाया नहीं जाता है, उसको याद करवाया जाता है। लाइक मान लो नर्सरी का कोई बच्चा है, LKG का कोई बच्चा है, UKG का कोई बच्चा है, ठीक है। अब इस क्लास के जो बच्चे हैं उनको ज़्यादातर फोकस किया जाता है, भाई उनको A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, ऐसे याद करवा दिया जाए। 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 आता है, ये याद हो जाए बस। मेमोरी लेवल मतलब याद करवाना, जो चीज़ें हैं उसको रिकॉल करवाना, राइट। मेमोरी मतलब याद करवाना। उसके बाद बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है, एट दैट टाइम वो सोचते हैं कि चलो अब हम इनको है ना बताते हैं। अब उस टाइम पे उनको ये पता नहीं था हम ABCD पढ़ क्यों रहे हैं, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल क्यों करना है, 1 2 3 4 क्यों याद करना है, ठीक है, 100 तक गिनती क्यों याद करनी है। तो वो अंडरस्टैंड करवाना कि भाई जब गिनती याद रखोगे तभी तो तुम उस पर ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हो, दैट इज़ अंडरस्टैंडिंग लेवल। अगर आपको ABCD याद रहेगा तभी तो आप कोई एक वर्ड क्रिएट कर सकते हो, तभी तो आप समझ सकते हो कि वोवल कौन होता है, कॉन्सोनेंट क्या होता है, दैट इज़ अंडरस्टैंडिंग लेवल। याद करवा दिया है, अब क्या है, उनको अंडरस्टैंड, फैक्ट्स जानने की ज़रूरत है। व्हाट इज़ रिफ्लेक्टिव लेवल? रिफ्लेक्टिव लेवल का मतलब होता है कि अब आपने याद भी कर लिया है और फैक्ट्स को भी समझ लिए हैं, पैटर्न्स को भी समझ लिया है। अब क्या है, उस चीज़ पे मास्टरी करनी है आपको। मतलब अगर इस देखो क्लास में ऐसा होता है, मैंने आपको बताया कि 10 स्टूडेंट जो हैं वो एक्सीलेंट होते हैं, 10 स्टूडेंट एवरेज होते हैं और 10 स्टूडेंट का सिचुएशन होता है बहुत ही बुरा हाल, बैड। तो ये जो एक्सीलेंट स्टूडेंट्स हैं, ये वो स्टूडेंट है जो रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ स्टडी करते हैं। मतलब इतना ज़्यादा पढ़ लेते हैं कि उस चीज़ में वो मास्टरी करने लगते हैं। मतलब कि उनका इंटरेस्ट इतना बढ़ जाता है कि वो पलट के टीचर से ही क्वेश्चन पूछने लगते हैं कि सर ये भी होगा क्या, ऐसा भी कर सकते हैं क्या, ये भी हो सकता है क्या, हम इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं क्या, है ना। मतलब स्टूडेंट जब खुद रिफ्लेक्ट करके क्वेश्चंस के आंसर पलट के दे रहा है,
क्वेश्चंस खुद पूछ रहा है, दैट मीन्स कि वो अंडरस्टैंडिंग लेवल भी क्रैक कर चुका है, मेमोरी लेवल भी क्रैक कर चुका है, नाउ वो रिसर्च की तरफ बढ़ चुका है, क्योंकि वो खुद से ही कुछ नए नए थॉट प्रोसेस के माइंड में जनरेट हो रहे हैं, कुछ नई इन्फॉर्मेशन जनरेट हो रही है, रिसर्च की तरफ वो जा सकता है, राइट। तो यही है मेमोरी लेवल, मतलब यहाँ पे थॉट लेस टीचिंग होती है, बस याद करना है और कुछ नहीं। बट अंडरस्टैंडिंग लेवल में आते हैं तो ये थॉटफुल हो जाती है, मतलब हमें समझ में भी आने लगता है, और जब चीज़ें याद हो रही है, समझ में भी आ रहा है, और उससे भी ऊपर मतलब हम खुद ही कुछ नया डेवलप कर रहे हैं पुरानी चीज़ों से, दैट इज़ रिफ्लेक्टिव लेवल, दिस इज अपर देन थॉटफुल लेवल। देन व्हाट इज़ लेक्चर मेथड, इसमें बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने अलग से रखा है। लेक्चर मेथड एक सबसे पुराना तरीका है पढ़ाने का, राइट। सबसे पहले यही तरीका स्टार्ट किया गया था। इसमें सिंपल यही होता है, एक टीचर होता है या फिर मोर देन वन टीचर हो सकता है, वो किसी टॉपिक को, किसी सब्जेक्ट को एक्सप्लेन करता है अपने स्टूडेंट को। अब ये तो हर एक जगह होता है कि टीचर स्टूडेंट को एक टॉपिक की सब्जेक्ट एक्सप्लेन करता है, बट यहाँ क्या डिफरेंट है वो समझना है। सो ही एम्फेसाइज द प्रेजेंटेशन ऑफ द कॉन्टेंट, यहाँ पर जो कॉन्टेंट है उसको प्रेजेंट करना सबसे इम्पॉर्टेंट काम है टीचर के द्वारा, राइट। जो टीचर है, जो भी वो कंटेंट मैटर लेकर आया है, वो अपने स्टूडेंट को गेस्चर्स, सिंपल डिवाइसेस, वॉइस चेंज करके, पोजीशन, फेशियल एक्सप्रेशन, जो भी यूज़ करना चाहे, ज़रूरी नहीं सब कुछ यूज़ करें, इन सभी के ज़रिए एक पर्टिकुलर टॉपिक को कंप्लीट करवाता है, और जो भी उसके अंदर सिलेबस है वो कवर करवाता है। अब इसमें होता क्या है, टीचर जो है बहुत एक्टिव होते हैं यहाँ पर, क्योंकि टीचर्स ही लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं। स्टूडेंट यहाँ पर पैसिव होते हैं, उनका काम सिर्फ और सिर्फ गुड लिसनर का होता है। अगर वो अच्छे से सुनते हैं तो वो टॉपिक उनको क्लियर होगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बट द टीचर, लेक्चर मेथड में जो टीचर है वो चाहते हैं कि भाई स्टूडेंट अपना अटेंशन बनाए रखें, अटेंटिव रहें, तो उनका ध्यान कहीं और ना भटके, इसलिए बीच बीच में जो टीचर्स हैं यहाँ पर स्टूडेंट को क्वेश्चंस भी पूछते रहते हैं, ताकि वो वहाँ पर अटेंशन बनाए रखें। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो लेक्चर मेथड इकोनॉमिकल है। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादातर बहुत सारे जब स्टूडेंट्स होते हैं, हद से ज़्यादा स्टूडेंट है, तो एट दैट टाइम लेक्चर मेथड को यूज़ किया जाता है, तो इकोनॉमिकल हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये टाइम भी बचाएगा आपका और सिलेबस भी कंप्लीट होगा, क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, है ना। पार्टिसिपेट मतलब कि स्टूडेंट का पलट पलट के सवाल करना। आपने देखो कुछ स्टूडेंट के सवाल जो ऐसे होते हैं जो कि इररेलेवेंट होते हैं, वो टाइम वेस्ट करते हैं, और अगर ये हर एक चीज़ कंप्लीट करवा रहा है टीचर, तो स्टूडेंट को पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, तो टाइम भी सेफ, सिलेबस भी कंप्लीट। साथ ही बहुत ही सिंपलेस्ट मेथड होता है ये, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे अरेंजमेंट्स या टीचिंग एड्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। नाउ ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इस पर भी क्वेश्चन पूछा गया था, सिलेबस और करिकुलम में क्या डिफरेंस होता है। तो देखो सिलेबस का मतलब होता है, ये एक तरीके का डॉक्यूमेंट होता है सिलेबस, राइट, और इसके अंदर किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, ठीक है, अगर मैं पेपर 1 की बात करूँ, पेपर 1 में बहुत सारे सब्जेक्ट है, टीचिंग है, रिसर्च है, ICT है, DI है, कम्युनिकेशन है, देयर सो मेनी सब्जेक्ट्स। बट अगर मुझे सिर्फ टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करनी है, दिस इज़ वन सब्जेक्ट, तो इस सब्जेक्ट के अंदर कौन कौन से कंसेप्ट, कौन कौन से टॉपिक्स कवर किए जाएंगे, उसका डॉक्यूमेंटेड वर्जन प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है, वो होता है सिलेबस, रेलेवेंट टू अ सिंगल टॉपिक और, ठीक है, सब्जेक्ट, राइट। देन करिकुलम क्या होता है, तो करिकुलम ओवरऑल कंटेंट होता है, जैसे कि कोई कोर्स है, राइट, जैसे UGC नेट है। अब UGC नेट में पेपर 1 भी होता है और पेपर 2 भी होता है। पेपर 1 में कौन कौन से यूनिट्स हैं, पेपर 2 में कौन कौन से यूनिट्स हैं, ये सभी कुछ ओवरऑल कंटेंट क्या क्या चीज़ें हैं, दैट इज़ करिकुलम। ये मीनिंग हो गया सिलेबस और करिकुलम का। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नाउ व्हाट इज़ द ओरिजिनेशन ऑफ सिलेबस, तो सिलेबस एक ग्रीक टर्म है, सिलेबस एक ग्रीक टर्म है, राइट, वहीं करिकुलम एक लैटिन टर्म है। सिलेबस हम किसी सब्जेक्ट के लिए क्रिएट करते हैं, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, एंड करिकुलम हम किसी कोर्स के लिए क्रिएट करते हैं। सिलेबस जो है वो डिस्क्रिप्टिव होता है और करिकुलम प्रेस्क्रिप्टिव होता है। स्कोप की बात कर लें तो ये बहुत ही कम टाइम के लिए होता है, एक सब्जेक्ट को कंप्लीट करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, और ये डेफिनेटली एक पूरे कोर्स की बात करें तो काफ़ी वाइड होता है। अब जो सिलेबस है वो एग्ज़ाम बोर्ड के द्वारा सेट किया जाता है, बट करिकुलम जो है वो गवर्नमेंट,
पर्टिकुलर गवर्नमेंट हो सकती है या फिर किसी एक स्कूल का एडमिनिस्ट्रेशन कॉल है, मतलब ये जैसे यूनिवर्सिटी ने किया, अगर मैं कॉलेज की बात करूँ, और ये किसी पर्टिकुलर कॉलेज ने किया, ठीक है, उस यूनिवर्सिटी के अंडर का, लाइक दिस। नाउ सिलेबस की बात करें तो ये एक बहुत ही फिक्स टाइम के लिए होता है, बहुत ज़्यादा हो तो 1 साल के लिए, बहुत ज़्यादा बात करें तो, और ये जब तक चलता है करिकुलम, जब तक कि कोई कोर्स ख़त्म ना हो जाए। यूनिफॉर्मिटी की बात करें सिलेबस की, तो ये टीचर टू टीचर डिपेंड करता है। हो सकता है सिलेबस एक टीचर से दूसरे टीचर में चेंज भी हो सकता है, राइट, बट करिकुलम जो है सभी के लिए सेम रहेगा। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।